Hello friends, welcome to SG Academy. Please like and share the videos and do subscribe the channel. In case of any query, feel free to write at gaurav13shaurya@gmail.com or shaurya13@gmail.com. Moreover, don't forget to press the bell button for the latest updates. In my previous lectures, I have talked about the different concepts related to 3D. In this particular lecture, I am going to talk about three-dimensional clipping. जैसा कि हम जानते हैं 2D डायमेंशनल में हम क्लिपिंग क्या करता है, क्लिपिंग सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है जो ऑब्जेक्ट हमको विजिबल नहीं होता सीन के में से। अगर हम बात करें, हम ये सारा इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटेशनल एफर्ट को हम कम कर पाए। In the same way, if we talk about 3D clipping, 3D clipping को अचीव करने के लिए हमारे पास दो बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्कार्ड कर दें जो कि हमें व्यू नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमारे कैमरे के पीछे हो, हमारे फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हो या फिर हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो। सेकंड होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को क्लिप कर दें जो इंटरसेक्ट कर जाए हमारे किसी भी क्लिपिंग प्लेन के साथ। जैसा हमने बात किया 3D क्लिपिंग में हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं जो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जिसे देखने की। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को हम जो हमारा व्यू वॉल्यूम होता है उसके डायमेंशंस के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सीन हम ये कंसीडर कर लें कुछ ऐसा था, तो फॉर दिस इज अ कैमरा और कैमरा हमारा एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है। जो जैसा हमने बताया कि कैमरा से बाहर जो हमारे व्यू प्लेन के बाहर के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। जो ऑब्जेक्ट हमारे फील्ड ऑफ व्यू में आते होंगे और वो इंटरसेक्ट करते होंगे उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर हम इस प्रिंसिपल पे काम करें तो हमारा व्यू सीन कुछ इस तरीके से बन सकता है। बिफोर गोइंग फर्दर, वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू वॉल्यूम। जैसा हम जानते हैं, अगर हम अपनी एक नॉर्मल लाइफ में बात करें तो सीन का क्या पोर्शन हम क्लिप करेंगे या स्टोर करेंगे, ये डिसाइड करता है क्वालिटी ऑफ द लेंस पे या टाइप ऑफ द लेंस बोल सकते हैं जो हम अपने कैमरे के साथ यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक वाइड एंगल के लेंस को यूज करेंगे तो सीन का ज्यादा पोर्शन हम कैप्चर कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द सीन कैप्चर्ड थ्रू अ रेगुलर लेंस। इन थ्री डायमेंशनल में अगर हम बात करें, इन थ्री डायमेंशनल हम एक रेक्टेंगुलर विंडो लेते हैं। उस रेक्टेंगुलर विंडो को व्यू विंडो या प्रोजेक्शन विंडो भी बोला जाता है जो कि व्यू प्लेन पर लाई करती है। ये सेम वैसा काम करती है जैसा लेंस काम करता है कैमरे में। अगर हम बात करें तो जो एजेस होती है हमारी व्यू विंडो की वो हमेशा पैरेलल रहती हैं हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस जो हमारी व्यू प्लेन की होती हैं। और यहाँ पर विंडो की बाउंड्री जो होती हैं वो हमेशा स्पेसिफाई की जाती हैं व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में। अगर हम फाइनाइट व्यू वॉल्यूम को ऑब्टेन करना चाहते हैं, then we have to limit the extent of the view volume in the z direction. For this, हमें स्पेसिफाई करना होगा टू z व्यू प्लेन बाउंड्री प्लेन्स को, जिसमें की एक हमारा फ्रंट साइड में होगा और दूसरा हमारा बैक साइड में होगा। These boundary planes को हम रिफर करते हैं एज अ फ्रंट प्लेन और द नियर प्लेन। दूसरे प्लेन को हम बोल सकते हैं बैक प्लेन और द फार प्लेन ऑफ द व्यू वॉल्यूम। यहाँ पर हमने पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बैक प्लेन और फ्रंट प्लेन को दिखाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दोनों प्लेन्स होते हैं हमारे, दैट इज द फ्रंट प्लेन एंड द बैक प्लेन, हमेशा प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट के एक ही साइड में होने चाहिए। और जो बैक प्लेन होता है वो हमेशा डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस हमसे ज्यादा होगा वो हमसे हमेशा दूर पर होगा और वो फ्रंट प्लेन के हमेशा पीछे होगा। जो फ्रंट प्लेन और बैक प्लेन की बाउंड्रीज होती हैं वो हमें परमिशन देती हैं उन पार्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए जो कि व्यूइंग ऑपरेशंस में हमें विजिबल नहीं होते, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द प्लेन। अगर हम पैरेलल प्रोजेक्शंस के क्लिपिंग वॉल्यूम के बारे में बात करें, जैसा हम जानते हैं कि पैरेलल प्रोजेक्शन में हमारी प्रोजेक्शन लाइंस इनफाइनाइटली पैरेलल होती हैं। वो लाइंस को हम बाउंड कर सकते हैं नियर, फ्रंट और हीटर से एंड द सेम टाइम फार, बैक एंड योन प्लेन से क्लिपिंग के लिए। अगर हम यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक व्यू वॉल्यूम की बात करें तो उसके लिए जो हमारा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर होता है
वो हमेशा नियर प्लेन में लाई करेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास राइट टॉप कॉर्नर की बात करें तो वो हमारा लाई करेगा हमेशा फार प्लेन में। Similarly, in the same manner, in the case of perspective projections, अगर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट पिरामिड है तो उसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो हमेशा बाउंड होंगी नियर फ्रंट हीटर से एंड फार बैक यॉन प्लेन से क्लिपिंग के लिए। यहाँ पर भी जैसा पैरेलल प्रोजेक्शन में होता है, जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर होता है वो नियर में काउंट होता है और राइट टॉप कॉर्नर जो होता है वो फार में काउंट होता है, और जो फार होता है वो डिसाइड होती है हमारी जेड डायरेक्शन की डेप्थ से। जैसे ही पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जो सिमेट्रिक फ्रस्ट्रम व्यू वॉल्यूम होता है दैट शुड बी शेप्ड एज पैरेलल पाइप्ड व्यू वॉल्यूम। द रीजन इज, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ब्लू कलर से जो दिखाया गया है वो हमारा क्लिपिंग विंडो है और यहाँ पर हम व्यू प्लेन की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर हमारा व्यूअर है तो यहां से देखने पर जब भी हम देखेंगे तो Z, अगर हम Z हमारे डेप्थ में बात करें तो जो फार प्लेन होगा वो हमेशा एक हमें पैरेलल पाइपलाइन की शेप में हमको दिखाई देता है। इसलिए जब भी हम पर्सपेक्टिव मैपिंग को करना चाहते हैं तो सिमेट्रिक फ्रस्ट्रम व्यू वॉल्यूम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पैरेलल पाइप्ड व्यू वॉल्यूम में। क्लिपिंग करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसके लिए क्लिपिंग के लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजीज होती हैं। पहली स्ट्रेटजी ये कहती है कि जो भी हमारी क्लिपिंग होगी हम उसको डायरेक्टली परफॉर्म कर लेंगे अगेंस्ट द व्यू वॉल्यूम। सेकंड स्ट्रेटजी है जिसको हम कैनोनिकल क्लिपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें पहले हमारा व्यू वॉल्यूम कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन में, हम उसके बाद उसमें कैनोनिकल व्यू वॉल्यूम के थ्रू क्लिपिंग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिपिंग एल्गोरिथम्स इन 3D, तो हम यहाँ कह सकते हैं जो 3D एल्गोरिथम्स होती हैं वो सीधे ही अडॉप्ट कर ली गई हैं 2D एल्गोरिथम से, लेकिन उन 2D एल्गोरिथम्स में कुछ स्लाइटली मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें कोहन सदरलैंड एल्गोरिथम की, कोहन सदरलैंड 2D में हमारे पास सिर्फ 4 कोड होते हैं जिसको हम एबव, बिलो, लेफ्ट और राइट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ 3D में जब हम कोहन सदरलैंड एल्गोरिथम की बात करेंगे तो वो ही 4 कोड एनहांस हो जाएंगे 6 कोड में। जैसे हम बोलेंगे फार, नियर, एबव, बिलो, राइट एंड लेफ्ट। फॉर लियांग-वेस्की यहाँ पर एक नई इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सदरलैंड हॉजमैन के लिए एक टेस्ट है यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है जिसको हम इनसाइड आउटसाइड टेस्ट बोलते हैं। अगर हम एक जनरल फॉर्म में बात करें तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द प्लेन ओनली। जैसा कि हम 2 डायमेंशन में बात करते थे, यहाँ पर भी हमने पूरे वर्ड को रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। इन 2D हम यूज करते थे 4-बिट रीजन कोड, जिसको यूज कर हमें पूरे वर्ड के 9 रीजन्स मिलते थे। बट यहाँ पर 3D में हम 6-बिट रीजन कोड को यूज कर रहे हैं जो कि हमें देगा 27 डिफरेंट रीजन कोड्स को। ये जो बिट्स होती हैं रीजन कोड में हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी हम उसको नियर बोल रहे हैं और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसको हम लेफ्ट बोल रहे हैं। द मिडल बिट्स विल बी लाइक नियर, फार, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। अगर हम इन बिट्स को काउंट करें फ्रॉम MSB टू LSB। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, तो उस क्यूब को हमने 3 रीजन प्लेन्स के अकॉर्डिंगली यहाँ शो किया गया है। जैसे कि जो ब्लू कलर है वो हमको शो कर रहा है फ्रंट या नियर प्लेन, जो ग्रीन कलर है वो हमको शो कर रहा है द एरिया और द रीजन कोड जो लाई करेंगे बिटवीन द नियर एंड द फार प्लेन, एंड फाइनली जो रेड कलर है दैट शो द रीजन कोड्स बिहाइंड द फार प्लेन। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है हम उसको कंसीडर करते हैं वो इस लोकेशन पर लाई करता है तो इसका रीजन कोड होगा 100001। MSB इसका 1 होगा, LSB इसका 1 होगा। द रीजन इज ये ऑब्जेक्ट हमारे व्यू विंडो के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है और ये नियर रीजन को में आता है, इसलिए इसका MSB और LSB जो होगा वो 1 होगा।
rest of the bits will be converted to 0. The reason is क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना तो टॉप में है, ना बॉटम में है, ना राइट में है, ना फार में है. इन द सेम वे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट फार प्लेन में है जिसकी लोकेशन यहाँ पर है, तो इसकी जो कोड्स होंगे, रीजन कोड होगा, वो होगा 010010. अगेन ये हमारे लेफ्ट में नहीं है, इसलिए इसकी LSB 0 हो गई है. ये हमारे राइट में आता है व्यू विंडो के, इसलिए इसकी सेकंड बिट 1 होगी. ना ये हमारे बॉटम में है, ना हमारे एबव है, ये फार प्लेन को बिलोंग करता है, तो इसका बिट सेकंड लास्ट बिट 1 हो जाएगा और MSB इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये नियर प्लेन को लाई नहीं करता है. इन द सेम मैनर वी कैन फाइंड आउट द रीजन कोड्स फॉर ऑल द 27 रीजन्स. अब हम यूज करेंगे 6 बिट आउट कोड को टू हैंडल द नियर एंड द फार प्लेन. जैसा कि हम 2D स्ट्रेटेजी में यूज करते थे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के दो एंड पॉइंट्स को लेते थे और उसको टेस्ट करते थे whether that object will lie in which region code. In the same manner अगर हम बात करें, जैसा हमने बोला था कि यहाँ पर हमारे पास 6 बिट आउट कोड होता है, अगर हम 6 बिट आउट कोड को रिप्रेजेंट करें 27 रीजन्स में, तो वो कुछ इस तरीके से बनकर आते हैं. यहाँ पर बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि जो फ्रंट प्लेन में आ रहे हैं वो सारे कोड्स ये होंगे जो कि 9 रीजन्स को रिप्रेजेंट करते होंगे. अगर हम इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, जो रीजन है लाई करेगा बिटवीन नियर एंड द फार प्लेन, तो उसके जो इंटरमीडिएट कोड्स होंगे या जो 6 बिट आउट कोड्स होंगे वो इस तरीके से हम उन्हें बना सकते हैं. एंड फाइनली अगर हम बात करें फार रीजन के या फार प्लेन के, तो उनके कोड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 9 रीजन्स में. सो बाय यूजिंग ऑल दीज 27 रीजन कोड्स वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन हमें विजिबल होगा, कौन सा पोर्शन हमें कंप्लीटली इनविजिबल होगा या पार्शली विजिबल होगा. जैसे हमने बात की थी, हमारे पास 3D क्लिपिंग की दो स्ट्रेटजीज होती हैं. पहली स्ट्रेटजी में हम डायरेक्टली व्यू वॉल्यूम के अगेंस्ट क्लिपिंग को कर देते हैं, जबकि सेकंड स्ट्रेटजी इज कि हम व्यूइंग वॉल्यूम पर नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और उसके बाद जो हमें नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन से व्यू वॉल्यूम मिलता है, हम उसके अगेंस्ट क्लिपिंग को परफॉर्म करते हैं. नॉर्मलाइज व्यू वॉल्यूम को हम कैनोनिकल व्यू वॉल्यूम से नाम से भी जानते हैं. कैनोनिकल व्यू वॉल्यूम 3D क्लिपिंग में दो टाइप की हो सकती है, पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव. इन केस 1 हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम कैनोनिकल पैरेलल व्यू वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि x0 x1 y0 y1 z0 z1 से डिफाइन किया गया है इन सच अ मैनर कि जो हमारा नियर प्लेन है वो 0 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो फार प्लेन है वो हमारा 1 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. एज वी नो कि हमें बिट कोड्स को डिफाइन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. अगर हमारा कोई एंड पॉइंट हम लेफ्ट व्यू वॉल्यूम में डिफाइन कर रहे हैं तो उसका सिंबल होता है हमारा -x. अगर हम एंड पॉइंट को राइट व्यू वॉल्यूम में डिफाइन कर रहे हैं तो उसका जो सिंबल आएगा वो होगा जो भी साइन निकल कर आता है x-1 पे. सिमिलरली इन द सेम फैशन हम LSB से लेकर MSB तक हर बिट का एक एंड पॉइंट का रीजन कोड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन केस ऑफ पैरेलल व्यू वॉल्यूम. सिमिलरली जो सेकंड केस है वो हम मान के चल रहे हैं, वो है हमारा कैनोनिकल पर्सपेक्टिव व्यू वॉल्यूम के अगेंस्ट क्लिपिंग का. यहाँ पर भी जो हमारे रीजन कोड्स होते हैं एंड पॉइंट्स के, उसको हमें 6 बिट में आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि MSB से लेकर LSB तक मूव करती है इन सच अ मैनर कि अगर हमारा कोई एंड पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर रीजन में लाई करता होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग बिट 1 हो जाएगी, एल्स वो करस्पॉन्डिंग बिट 0 हो जाएगी. यूजिंग द सेम टेक्निक हम LSB से लेकर MSB तक सारी बिट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट 3D कोहन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, इसके लिए हम किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. अगर किसी भी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स की 6 बिट रीजन कोड 0 0 0 0 0 0 होता है, इसका मतलब कि वो लाइन सेगमेंट हमें कंप्लीटली विजिबल
होगा। अगर किसी भी एक एंड पॉइंट का कोड नॉन जीरो होता है तो हमें दोनों एंड पॉइंट के 6 बिट कोड में लॉजिकल एंडिंग परफॉर्म करनी होती है। अगर ये लॉजिकल एंडिंग नॉन जीरो आ जाती है, इसका मतलब होता है कि हमारी जो लाइन सेगमेंट होगी वो कंप्लीटली इनविजिबल होगी। जबकि थर्ड केस में अगर कोई भी एक एंड पॉइंट नॉन जीरो होता है तो फिर हम उसके दोनों एंड पॉइंट की लॉजिकल एंडिंग करते हैं, और अगर लॉजिकल एंडिंग जीरो आती है इसका मतलब लाइन पार्शली विजिबल हमको होगी, जिसके लिए हम उसको क्लैप करेंगे। अगर हमारी किसी भी लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स 0 0 0 0 0 0 हैं, इट मींस हम उस लाइन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे कि वो है, एल्स हम उसको रिजेक्ट करेंगे या फिर हम उसे क्लिप करेंगे अगेंस्ट द व्यू बाउंड्री। 3D कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बेस पर यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हम दो लाइन सेगमेंट्स आपको दिए हैं P1, P2 एंड P3, P4। आपको यहाँ पर 3D कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को अप्लाई कर ये बताना है कि इसमें कौन सा लाइन सेगमेंट कंप्लीटली विजिबल, पार्शियली विजिबल या कंप्लीटली इनविजिबल होगा। अगर हम लाइन क्लिपिंग को 3D लाइन क्लिपिंग को पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में देखना चाहें तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं विद 2D लाइन क्लिपिंग से। जैसे कि 2D में अगर हमारे पास एक पॉइंट था x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट था x2 y2, तो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन जो बनती थी वो होती थी x इज इक्वल टू x1 प्लस t ऑफ डेल्टा x या u ऑफ डेल्टा x, जो कि डेल्टा x की वैल्यू होती थी x2 माइनस x1। इन द सेम मैनर अगर हम 3D की बात कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास लाइन का एक एंड पॉइंट है P1 और लाइन का सेकंड एंड पॉइंट है P2। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस P1 U। यहाँ पर U जो होगा वो हमारा पैरामेट्रिक पैरामीटर होगा। अगर हमें पैरामेट्रिक पैरामीटर U की वैल्यू पता चल जाती है तो हम XH, YH और ZH और H कोऑर्डिनेट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते। अगर हम ये मानते हैं जो हमारी राइट बाउंड्री है वो x इज इक्वल टू 1 पोजीशन पर है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारा x पॉइंट होगा वो होगा XH ओवर H। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को U के लिए सॉल्व करें तो हमें U मिलता है x1h माइनस x1 ओवर x1h माइनस h1 माइनस ऑफ x2h माइनस h2। इस U की वैल्यू को यूज कर हम yp एंड zb की वैल्यूज को भी सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम 2D लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स में फॉलो करे थे। Hope you all are able to understand the concept of 3D clipping. If still any doubts left, then please write us at gaurav13shaurya@gmail.com, or don't forget to press the bell button for the latest updates regarding computer graphics. Thank you.